तो ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ बिहार, आप लोग कैसे हैं? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कहीं न कहीं ज़बरदस्त और ठीक ठाक होंगे, है न? और व्यवस्थ होंगे, कहीं न कहीं मस्त होंगे पढ़ाई लिखाई में। तो आइए हम आप सभी को लेकर के आज आए हैं पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 बुक NCERT। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, सभी बिहारी छात्र छात्राओं को, कि आप सभी सीधा NCERT पढ़ें, सीधा NCERT पढ़ें। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड में जो आ रही है क्वेश्चन वो NCERT से ही आ रही है। तो जिससे आ रही है वो अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्या एक पॉइंट छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम लोग अब बढ़ते हैं अपना हम लोग का जो काम है उसकी ओर। ये देख रहे हैं, ये देखिए क्लास 10th है ना, राजनीतिक शास्त्र NCERT बुक लेसन नंबर जो देख रहे हैं वो अध्याय 2 देख रहे होंगे आप सभी को। देखिए, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आइए आज हम लोग धज्जियां उड़ाने वाले हैं इसके पीछे, एकदम पागल। जब तक पागल नहीं बनना तब तक वीडियो को देखते रहना है। आइए चलते हैं शुरू। चलिए शुरू किया जाए। अब ये पता है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर पूरा कराया जाएगा, सब्जेक्टिव का। आइए, लेकिन ये जो आपको बन रहा है वीडियो वो पार्ट 1 का वीडियो बन रहा है और सेकेंड में पार्ट 2 का आपको दिया जाएगा। तो आइए, जहाँ तक समय है, जहाँ तक मेरा वक्त है, जहाँ तक हम हैं, वहाँ तक भी आप लोग जुड़े रहिए हमसे। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे की ओर। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये जो आप सबको देख रहे हैं, ये देखिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं क्या है। कहता है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर करें, है ना, ताकि जितना भी हो सके लोग जाने और सीखें। समझ में आ रही है बातें को? तो चलिए आगे की ओर। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? तो सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नागरिक द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया के द्वारा भाग लेने की क्रिया की सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राज्य के नागरिक है न, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। ये देखिए, प्रभावित करता है, निर्णय या निर्माण की प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है, हन एक राज्य स्तर पे, हन, इसीलिए वो सत्ता में साझेदारी है। कहता है कि यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोग साझेदारी सुनिश्चित होते हैं। ये पता है, ये तभी संभव होते हैं बाबू जब सत्ता में अधिक से अधिक लोग है ना साझेदारी सुनिश्चित हो। अधिक से अधिक लोग क्या हो? साझेदारी सुनिश्चित हो, है ना, तबे क्या है? सत्ता में साझेदारी संभव है। चलिए, ये आपका रहा सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोग सभी को वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपना दोस्तों के पास, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत ज़बरदस्त आप लोग सभी को दिया जा रहा है, बट अभी ऐसा कोई दे नहीं रहा है, कोई नहीं। बस अभी सब खाली फंसा है। 1 वाला ही पढ़ाएगा, उसी को फिर कहेगा ये फिर आपको 1 वाला आने वाला है ना। चलिए, ज़्यादा गुण गाने की जरूरत नहीं है, अपना काम अपना मन से कीजिए, ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए, ये देख रहे होंगे आप लोग, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से। तो आधुनिक युग में राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है।
जी हाँ, राज्य के कार्यों में अधिक वृद्धि हो गई है और राज्य का स्वरूप कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। राज्य का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी हो गया है, कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। सही बात लिखा है जी, कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। स्वाभाविक है कि एक स्थान पे सत्ता की विकेंद्रित सत्ता की केंद्रित यहाँ होगा, केंद्रित होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता है और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण सत्ता का कई स्तर पर बांट दिया जाता है। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब कि उसको बांटा गया है, उसको अलग अलग केंद्रित में उसको कर दिया गया है। किसको? तो सत्ता मतलब पावर को। हाँ, लोकतंत्र में जो सत्ता है उसको क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है। हाँ, क्योंकि सत्ता के कई स्तर पर बांट दिया गया, मतलब उसको कई स्तर पर उसको अलग अलग किया गया है, क्योंकि लोगों के जीवन का सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मेन जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए 3, संघीय शासन की 2 विशेषता बताएं। तो संघीय शासन के 2 निम्न विशेषता है। तो संघीय शासन के 2 निम्न विशेषता है। आइए ये देखिए विशेषता नंबर 1, इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकारें हैं। इसमें कहता है जितना भी स्तर है वो प्रत्येक स्तर पर कौन है? तो स्वयं सरकार काम करती है और वे सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। और वे सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या है जी? उत्तरदायी है। सेकेंड में कहता है कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकारें होती है दोहरे। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में, ये वाला ए जो है से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। कैसे आता है वो ध्यान देंगे। पता है संघीय व्यवस्था में कैसी सरकारें हैं? संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार है? तो दोहरी सरकारें हैं। याद रखेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे देखिए केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्यों की सरकारें हैं। केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी क्या है? राज्यों की सरकारें हैं। याद रखेंगे सारा पॉइंट है ना। इसमें 2 को विशेषता है जो कि दोनों अति महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए हम बार बार कहते हैं कि अधिक गांव के बच्चे ध्यान देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा प्रयास रहता है कि गांव के बच्चे समझे और उसको समझ में भी आएगा, है ना। गांव के बच्चे समझे और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे समझने का। बाकी तेज को जो है ना, वो तेज को हमने बहुत तेज बना दिया है। तेज हमसे बहुत तेज हो गया है, चाहे तो विद्यार्थी ऑनलाइन में हो और चाहे तो विद्यार्थी ऑफलाइन में हो, है ना। जितना भी हमसे लोग पढ़ा है या तो ऑनलाइन में हो या तो ऑफलाइन में हो, बहुत टैलेंट है हमारा देश से, बहुत टैलेंट है। चलिए और ज़बरदस्त है। हम उससे आशीर्वाद देते हैं आप सभी को कि आप सभी हमसे भरल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और आगे कहीं न कहीं पढ़ाई में भी व्यस्त रहिए, है ना। मैं सभी को हर बार मैं कहना चाहता हूँ। और लोग तेज है भी मत कहिए, बहुत 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 रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना मेहनत कीजिए आगे को बढ़िए, हमारा दुआ से बहुत अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था? 3। अब आते हैं हम लोग 4 में। ये देखिए पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? तो ग्रामीण और स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। देखिए पता है पंचायती राज कहाँ चलता है? गाँव में चलता है, ग्रामीण में चलता है पंचायती राज, शहर में नहीं चलता पंचायती राज। आपको पता नहीं बात को लेकर के, इसलिए ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर, है न, सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना इसका लक्ष्य है। इसके 3 स्तर हैं। आपको पता है कि पंचायती जो राज है उसके कितने स्तर है? तो 3 स्तर है। पहला, गांव में ग्राम पंचायत होता है। सही बात है जी, गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है बाबू, नोट में जान लेंगे एकदम बड़ी बढ़िया से, है ना। देखिए क्या है नोट में, मेरा कहने का मतलब है वो आता है ऑब्जेक्टिव में जी कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, पता है कौन? तो क्या नहीं दिखता है? चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए एक ग्राम कचहरी होता है और एक ग्राम पंचायत दिख रहा होगा,
एक ग्राम कचहरी और एक ग्राम पंचायत। तो अगर ग्राम पंचायत की अगर बात किया जाए और ग्राम कचहरी के अगर एक ग्राम कचहरी होता है यहाँ पे, है ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ग्राम कचहरी, कचहरी है ना, गांव में को कचहरी होता है ना, कचहरी होता है। तो भाई ग्राम कचहरी का जो प्रधान जो होता है वो होता है क्या, सरपंच। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है मुखिया। तो इसलिए याद रखेंगे ये दोनों जो है से अति इम्पोर्टेंट है, दोनों आपके ऑब्जेक्टिव में। देखिए अभी से ही आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग अभी से ही ध्यान नहीं देते हैं ना, इसी के कारण, इसी का कारण पता है ऑब्जेक्टिव आप लोग का दिक्कत होता है कभी कभी। अब देखिए जो हम नोट में लिखते हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट जरूर करें, क्योंकि यही जान के आपको एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और थोड़ा कहीं से बरास्ता है गोला, अरे जो हम पढ़ाते हैं वही तो आगे आपको रहता है। तो आप लोग पहले से ध्यान दीजिएगा तब तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। आप लोग खाली टुकुर टुकुर देखिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, तो ऐसे फिर दिक्कत है फिर कहीं न कहीं बाबू। इसलिए उसको नोट करो, जो हम बोलते हैं कुछ कुछ पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव वाला आता है, ऐसे आता है, नोट कीजिएगा तब तो को समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव वाला हम जब वहाँ करवाएंगे तो। इसलिए अभी से ही ध्यान देवल कीजिए, है ना। देखिए और देखिए हम किसी का नहीं देखते हैं कि और लोग करवाता है नहीं, बट हमारा जो क्लास रहता है वो किसी और का ऐसा नहीं रहता है, कुछ अलग है और कुछ किया बहुत कुछ अलग है। तो आप लोग अलग कीजिएगा तब तो आपको कहीं न कहीं होगा क्लियर। अब देखिए फिर क्या है, प्रखंड में पंचायत समिति होता है, प्रखंड में पंचायत समिति होता है और जिला में जिला परिषद होता है। सही बात है, गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद होता है। यही तीन को क्या है जी, तो पंचायती राज की 3 स्तर है। चलिए ये देखिए समवर्ती सूची क्या रहा है। समवर्ती सूची क्या है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे देखिए भारत में कैसा व्यवस्था है भाई, यहाँ से भी आता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आता है ने, कि संघीय शासन व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ है, भारत में, नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ने। देखिए हम बोलते हैं ज़्यादा और करते हैं वादा, इसलिए आप लोग बार बार लिखने का कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर के। चलिए केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है ने, सत्ता का विभाजन हो गया है। अच्छा, इसके लिए 3 सूची बनाई गई है। इसके लिए कितनी सूची, 3 सूची, हाँ जी, सूची। तो पहला एक केंद्र सूची होता है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी समवर्ती सूची होती है ने। तो भाई इसके लिए देखिए केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है, इसके लिए कितने सूची, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जबकि समवर्ती है ना वो केंद्र सूची और राज्य सूची के मिलने से ही तो समवर्ती सूची कहलाता है ने। तो समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कानून बनाने का अधिकार है। देखिए बाबू समवर्ती सूची में ने वैसे विषय को रखा गया है, समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार की कानून बनाने की अनुमति दी गई है, कानून बनाने की अधिकार दी गई है। कौन सूची की बात की है, तो समवर्ती सूची की बात की है। कोनो प्रकार किसी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं कहता है, जैसे में शिक्षा, वन, विवाह, न्याय व्यवस्था वैसा ही विषय है। ये सब जो रखा गया है सारा के सारा समवर्ती सूची में रखा गया है। हाँ जी, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए एकदम आराम से पढ़िए, है ना, आराम से। लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे, सही बात है, लोकतंत्र जनता का सरकार है कैसे, आइए समझते हैं। जैसे लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है, सही बात है भाई। लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। कौन, जनता खुद से करती है चुनाव प्रतिनिधि का। लोकतंत्र में जनता खुद से
प्रतिनिधि का चुनाव करता है। जैसे कि आप लोग देखिए क्यों होंगे, मुखिया गांव में हो गया, जिला परिषद तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा तो राज्यसभा, ना पूछिए क्या क्या सभा। यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। जिस हम लोग प्रतिनिधि को चुनाव मत के लिए मतलब कि हम लोग खुद से लड़ते हैं, वही प्रतिनिधि सरकार का क्या करता है जी, गठन करता है। अतः यह जनता का ही सरकार है, अतः यह जनता का ही सरकार है, क्योंकि पता है सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं है ना। क्योंकि सरकार जो बनी है वो जनता से बनी है, सरकार जो बनी है किससे बनी है, जनता से बनी है। लेकिन जो हमारा देश का जो भविष्य है उस सरकार नहीं, आप ही लोग भविष्य है हमारे देश का, है ना। हमारा देश का जो भविष्य है वो सरकार नहीं है, हम और आप ही हैं। हम भी एक विद्यार्थी हैं, ये नहीं कि हम भी देखिए देखो खास हम भी नहीं हैं, हम भी एक पढ़ रहे हैं बस। और पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि आप लोग से हम कुछ ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए थोड़ा पढ़ा देते हैं, और बाकी ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। हम भी एक विद्यार्थी हैं भाई, जी हाँ सही बात। तो ये आपको समझ में आई। अब उसके बाद आइए चलते हैं 7 में। कहता है कि गठबंधन सरकार की 2 उदाहरण थे। आइए जानते हैं कि गठबंधन सरकार के 2 उदाहरण कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उसमें पूरा बढ़िया से हो रहा है काम धाम, यहाँ ही फोकस करना है। चलिए क्या कह रहा है, केंद्र में भाजपा एवं सहयोगी दलों का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसके 2 उदाहरण हैं। इसके कितने उदाहरण हैं, 2 उदाहरण हैं। गठबंधन सरकार के 2 उदाहरण हैं, है ना। कितने उदाहरण हैं, तो भाई 2 उदाहरण हैं, है ना। याद रखेंगे। ये देखिए केंद्र में अगर बात करें तो भाजपा, बीजेपी, बीजेपी कमल छाप, जी हाँ बीजेपी कमल छाप, कमल छाप मोदी जी, मोदी जी का है ये कमल छाप, बीजेपी मोहिन है ना, यही तो है कमल। तो बीजेपी सहयोगी दलों का एनडीए की बात कर रहा है ना, एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का इसके 2 उदाहरण हैं। आइए ये देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए जानेंगे कि 2 गो इसका उदाहरण होता है ना। अब देखिए बाबू, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। तो बिहार में पंचायती जो राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो यह 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है, 3 स्तर है। जबकि मैंने ही बताया था, अब तो ये बताइए किए जी, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद अभी मैंने बताया था, है ना। चलिए ये वाला बताया गया है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुआ। तो आइए जानते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुआ। तो भाई भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1950 में हुआ और राजस्थान में हुआ, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। याद रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ सब्जेक्टिव आता है, आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट नोट कीजिए, कॉपी उठाइए, पेन लगाइए और फटाफट नोट कीजिए। नोट क्या कीजिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो भाई राजस्थान में हुआ था, नागौर जिला में हुआ था, और ये देखिए 1950 में हुआ था। कब, 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मेरे नेक्स्ट जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार का भाषा नीति है, स्पष्ट करें। तो भाई भारत में किस प्रकार की भाषा नीति है। तो भारत में एक ऐसी भाषा नीति तैयार की गई है जो अधिकतर भारतीय
भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा स्थान प्रदान किया गया है। ये देखिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि संविधान में, हाँ ना जी, संविधान में, भारत के संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? संविधान में 22 भाषाएं हैं। जबकि संविधान के जनक कौन है? तो भाई संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब पता है कि संविधान को लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लिखने में उसका समय लगा था। कहता है क्या कि वी भाषाओं को, है न, वी भाषाओं ही नहीं होगा, इस भाषाओं को यहाँ ही नहीं होगा, भाषाओं को समान रूप से सर्वधन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी को भारत के 40% से भी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी में जो है भारत के जो है ना 40% से भी अधिक जनसंख्या वाला प्रतिनिधित्व करती है। वो किसका? तो हिंदी का। और करती है से दर्जा, मतलब कि इसे, है न, प्रतिनिधित्व करती है जो इसका दर्जा दिया गया है न, जो इसका दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है ना। इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति क्या की गई है? अपनाई है ना। वो कौन आता है कि भारत नीति अपनाई है? सर्वोच्च भारत नीति किसने अपनाई है? तो सरकार ने। कौन सरकार? तो भारत सरकार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय भाषाएं नीति श्रीलंका की भाषा नीति से कैसा अलग है? आइए हम लोग जानेंगे कि भारत की जो भाषा है और श्रीलंका की जो भाषा है, तो आखिर भारत से श्रीलंका की भाषा कैसा अलग है, आइए जानते हैं। भारतीय भाषाएं नीति इस प्रकार बनाई गई है जिसमें अधिकतम भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक की ख्याल रखा गया है। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसी भाषा नीति को बनाया जिसमें सिर्फ सिहली भाषा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, है ना। श्रीलंका में एक भाषा बनाई गई है जो पता है सिर्फ और सिर्फ सिहली भाषा बोल सकते हैं। सिहली, क्योंकि वहाँ के लोगों को, है ना, सिहली एक जगह है, सिहली नाम धरा गया श्रीलंका को, तो सिहली भाषा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, है ना। सिहली एगो भाषा ही है वो, है ना। जैसे देखिए सिहली जो है ना, श्रीलंका की सिहली एगो भाषा है, जैसे हम लोग कैसे हिंदी भाषा है, उस तरीका श्रीलंका में सिहली एक भाषा है। और बाकी सभी भाषाएं को दरकिनार कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता के बीच व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया है और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब देखिए गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो गृह युद्ध मतलब होता है ना बाबू कि किसी भी देश के अंदर युद्ध होना गृह युद्ध कहलाता है। किसी भी देश के अंदर, है ना, युद्ध होना गृह युद्ध कहलाता है। आपको हम सारा बताएंगे गृह युद्ध क्या है, भाषा नीति क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, लैंगिक भेद क्या है, रंग भेद क्या है। अरे यार सारा पॉइंट मैं बताऊंगा, सारा कि सारा, एक पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। हम छोड़ के ही क्या करेंगे जी? तो हमको यहाँ पॉकेट भरना है। हम इतना किसके लिए कर ले चल रहे हैं? बस पूरा बिहार के विद्यार्थियों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, पूरा बिहार के विद्यार्थियों के लिए, ताकि जितना से जितना वो हमसे सीख पाए और सरल तरीका में सीख पाए। और जब सीखे तो हमारे वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज के कोई 2 उद्देश्य बताएं। पंचायती राज के कोई 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियाँ सौंपकर लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाया गया है। लोकतंत्र को क्या बनाया गया है? सशक्त बनाया गया है। दूसरा में, स्थानीय मामले के कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करती है। स्थानीय मामले में अगर जाएंगे तो वहाँ देखिए कार्यों में ग्रामीण को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। ये देखिए पंचायती राज के 2 उद्देश्य हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्या कह रहा, आप लोग नाम सुने होंगे, वार्ड पार्षद, है ना, वार्ड पार्षद, है ना, का क्या कार्य है? तो आइए हम जानते हैं वार्ड पार्षद का काम क्या है।
काम इसका देखिए, पहला काम है कि वार्ड के सड़कों, गली नालियों की नियमित सफाई, मतलब कि उसका सड़क को सफाई रखना, गलियों को सफाई रखना, नालियों को सफाई ना, ये सब नियमित सफाई, मतलब उसको देखभाल करना है कहाँ सफाई है कि नहीं है। कहता है क्या, सड़क गली आदि सार्वजनिक स्थान पर बिजली का व्यवस्था, अमन जहाँ सड़क है, जहाँ नली है, जहाँ गली है, वहाँ पे सार्वजनिक स्थान पे बिजली लगाओ, ताकि सबका, सार्वजनिक मतलब जिसमें सबका अधिकार हो, जिसमें सभी का रक्षा हो, है ना, जिसमें क्या हो, सभी का रक्षा हो। तीसरा में है कि वार्ड की जन वितरण प्रणालियों को शुरुआत तथा उसका निगरानी करना चाहिए, सही बात है। चौथा में निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करना चाहिए, मतलब कि पीने वाले जल को आपूर्ति, है ना, उपलब्ध कराना चाहिए। काम किसका है, वार्ड पार्षद का काम है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है क्या कि ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कह रहा है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित है। पहला में कर स्रोत, कर स्रोत जैसे कि होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। फिर क्या कह रहा है दूसरा में, फीस या रेट, फीस या रेट, उसका सही रेट क्या है, तो वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों, है ना, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गली और अन्य स्थान पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय, ये सब की मतलब कि फीस और रेट होना जरूरी है। कहता है क्या ना, इनका राजी फीस रेट, वाहन की निबंधन, तीर्थ स्थानों, हाटों, मेलों, जलापूर्ति, गली, अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय, इन ऐसे फीस रेट वाला में। इसमें क्या, वित्तीय अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों की संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो अनुदान भी दिया जाता है सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से, है ना, कहाँ से, संचित निधि से दी जाती है। अब देखिए एक क्या कह रहा है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा क्या है, तो आइए ये देखिए, ग्राम सभा है। कहता है कि ग्राम सभा क्या है ना, तो यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। देखिए यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पता है जी, जैसे देखिए यहाँ सब्जेक्टिव में आता है बाबू कि ग्राम सभा, ये देखिए ग्राम सभा के सदस्य के लिए उम्र कितना होना चाहिए, इतना के लिए उम्र जो है से 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 18 वर्ष होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए भारत का सदस्य तब बन सकते हैं जब 18 वर्ष रहेगा, और 18 वर्ष और बाबू वोट देने का उम्र, वोट देने का जो उम्र होता है, वोट देने का उम्र वो भी कितना वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, इसको हम बोलते हैं मताधिकार, है ना। चलिए ठीक है, इतना बाकी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, है ना, यहाँ तक किसी प्रकार से कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए, यही ना इसमें कह रहा था। देखिए, है ना, इसमें क्या कह रहा था कि स्त्री और पुरुष जो है से ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। कितने उम्र वाले, तो 18 वर्ष वाले। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम तो 4 बार होती है। पता है कि ग्राम सभा का जो बैठक जो होता है वो 1 साल में लगभग कितने बार, तो 4 बार होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। ये भी आता है कि ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा की बैठक जो बुलाता है वो मुखिया बुलाता है, और इसकी अध्यक्ष करता है। तो ग्राम सभा की अध्यक्ष कौन है, तो भाई मुखिया है। ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम सभा के अध्यक्ष तो मुखिया, और ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, तो मुख्य। वाला ऑब्जेक्टिव में आता है जी, हम जितना बोल रहे हैं सारा सारा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए आप लोग सभी को, है ना, मैं एंड करना चाहता हूँ। और जो विद्यार्थी
नहीं जानते हैं या तो जिसको जानकारी नहीं मिला है वो अपना दोस्तों के पास वीडियो को अवश्य की शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगर किसी तरह से अगर प्रॉब्लम है बीच में समझ में नहीं आ रहा है या तो और अगर कुछ अगर कहना अगर चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, है ना। जो भी आपकी किस तरीक़े से कमी है या आपको जो आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है या आपको किसी भी सिलेबस में अगर दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद बात करें, उसके बाद देखिए आपका जोश और जुनून क्या रहता है। या तो आप जहाँ से भी हो बट बिहार के किसी भी ज़िला, किसी भी गांव, किसी भी शहर से हो, बट एक बार अगर दिक्कत है तो हमसे आप बात अवश्य करें। उसके बाद देखिए आप में जलवा, आप में जज्बा क्या रहता है, ये आपको हम वादा करते हैं कि जब आप हमसे जब बात करेंगे आपकी जज्बा को हम बदल कर रख देंगे, एकदम इतना विश्वास है। तो चलिए आप सभी से निवेदन है कि आज के लिए, है ना, आज के लिए हमारा क्लास यही रहेगा और बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।